Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of digital signal processing. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट स्टेप फंक्शन और उसके बाद इम्पल्स फंक्शन और इनका आपस में रिलेशन, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज एलिमेंट्री सिग्नल का एक और फंक्शन हमारा है जिसको हम कहते हैं यूनिट रैंप फंक्शन। यूनिट रैंप फंक्शन क्या है? इसको हम लिखते हैं आर ऑफ एन। आर ऑफ एन इंडिकेट के यूनिट, ये रैंप फंक्शन है। रैंप फंक्शन को हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये है कि फॉर आर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इट्स वैल्यू इज n इटसेल्फ। मतलब ये है कि मिसाल तौर अगर n 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, n 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, n 2 है इसकी वैल्यू भी 2 होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, और फॉर n लेस देन 0 इसकी वैल्यू 0 होगी। लेस देन 0 फॉर आर वैल्यू मतलब -1 -2 -3, उसमें ये सबकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा, ये एलिमेंट्री सिग्नल है हमारा। ठीक, और इसका ग्राफिकल व्यू आपके सामने है कि ये n इज इक्वल टू 1, ये 1, n इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 2, n इज इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू 3, n इज इक्वल टू 4 इसकी वैल्यू 4 है। अच्छा अच्छा, ये एलिमेंट्री सिग्नल हमारा अभी इसको इतना डिस्कस किया, ये क्या फंक्शन आपको लिखने में समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा फंक्शन जो है उसको हम कहते हैं पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का जो जनरल फॉर्मेट जो है वो ये a अल्फा b पावर n। ठीक है, अगेन ये तीनों जो है आर्बिट्ररी वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। ए भी एक कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अल्फा भी एक कोई भी वैल्यू हो सकती है, बीटा भी। अब ये है क्या चीज़, इनको और एक को हम अलग अलग देखेंगे। पावर फंक्शंस में ये देखें, जो मेन चीज़ है यहाँ पे एन की वैल्यू आपके है यहाँ पर पावर में आ रही है। अच्छा, इन स्पेशल केस वेयर अल्फा इज इक्वल टू ई सच फंक्शन आर एक्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना अल्फा, यहाँ पे अगर ई आ जाए, ई जो हमारा इरेशनल नंबर है, अगर ये ई आ जाए तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि अगली स्लाइड्स में हमारा ये फंक्शन है। मगर ये पावर फंक्शन के एक स्पेशल केस में आ जाता है। तो अच्छा, अब जिस तरह हम मिसाल लो किसी भी वैल्यू के ऊपर, अगर मिसाल लो 10 पावर में 1 लिखता हूँ, 10 पावर 2, 10 पावर 3 एंड सो ऑन, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा इंडिकेट करती है कि वैल्यू ग्रो हो रही है, वो फंक्शन ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर ये कुछ इस तरीके का है तो ये इंक्रीज होता जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो इट्स लुक लाइक, या इसका जो ग्राफिकल व्यू होगा डाउन होता जाएगा, डाउनग्रेड होता जाएगा, तो उसको हम कहेंगे डिके फंक्शन, फंक्शन डिके हो रहा है। अच्छा, ये बीटा की बात हो रही है। व्हेन अल्फा नेगेटिव द सिग्नल सैंपल अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जब अल्फा नेगेटिव होता है, ये जो अल्फा है, तो जो सिग्नल सैंपल्स है वो अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आती है, एक पॉजिटिव दूसरा एक वैल्यू सैंपल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एंड सो ऑन। अच्छा, द वैल्यू ऑफ a is determine the magnitude amplitude value of the function when n is equal to 0। ठीक है, तो एक्चुअल जो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो एम्पलीट्यूड होगा वो कब होगा, जब n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 इट मीन्स ये जो अल्फा वाला टर्म है वो 1 हो जाएगा, तो वो जो फंक्शन का जो भी एम्पलीट्यूड या वैल्यू जो भी होगी वो उस टाइम एक्चुअल वैल्यू हमें नजर आ जाएगी। तो ये ओवरऑल पावर फंक्शन की हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक, एक जनरल फॉर्म में। अच्छा, एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे एक आपको एक बना फंक्शन को हमने देखा, क्या है ये, आपके पास जो अल्फा पावर एन, एन और वही हमारा सैंपल है, तो एन इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। ओके, सो इसी तरीके से मिसाल दो,
n1 पुट किया तो इसकी वैल्यू -0.6 आ जाएगी, n2 पुट किया तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब भी पावर में आपके पास इवन वैल्यू होती है तो वो जो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन जो है ना वो पॉजिटिव में हो जाती है और वो साइन रिमूव हो जाती है। तो इस वजह से जिस तरीके से बोला था कि जब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो सैंपल जो है अल्टरनेटिवली एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उसका आप यहाँ पे सामने देख भी रहे हैं। ठीक है, तो एक ये सैंपल इसी तरीके से कोई भी सिग्नल हो सकता है 0.7 मिसाल हो, और हो सकता है जो आप n लिखा हुआ है वो भी 0.5 फिर n मल्टीप्लाई में एंड सो मैनी पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक सैंपल आपके सामने जो भी इसी तरीके से एक पावर फंक्शन का एक मैटलैब में अगर ड्रा करना हो तो एक जनरल फॉर्मेट में एक फंक्शन जहाँ पर उसका कोड लिखा हुआ है जो कि आप लोग देख रहे हैं। इसको मैटलैब में करेंगे इसको तो हम यही सिग्नल प्लॉट हो जाएगा। तो मैटलैब का पार्ट जो है हमारा लैब से रिलेटेड है वैसे भी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये पावर फंक्शन। अच्छा, जिस तरीके से पावर फंक्शन में जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये जो वैल्यू थी यहाँ जिसमें हमने अल्फा लिखा हुआ था इसको हम ई कहते हैं, तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है एलिमेंट्री सिग्नल्स में, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री फंक्शन या एलिमेंट्री सिग्नल्स में उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर फंक्शंस का स्पेशल केस में। अच्छा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है अभी हम आगे देखते हैं इनको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेयर ई इज इक्वल टू ई की है इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71828 है। ठीक है, व्हेन बीटा इज पॉजिटिव द फंक्शन ग्रो, अगेन वही सेम वैल्यूज हैं, जब बीटा पॉजिटिव है तो वो ग्रो होगा, डिके होगा। व्हेन अल्फा, वही बात एग्जैक्टली सेम, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होगा अगर ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर इसमें माइनस ई करके हम लिखें तो इफ ए वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो उस टाइम हमारे पास फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी कि उसका एम्पलीट्यूड है कितना, जब ए इज इक्वल टू और एन इज इक्वल टू 0, आई मीन ए किस टाइम वैल्यू आ जाएगी जब एन इज इक्वल टू 0 पे होगा। ठीक है, तो ये मोरलेस वही पॉइंट्स हैं जो हमने उसमें डिस्कस की थी। इसका भी एक केस आपके सामने है जहाँ पर आप यहाँ पर 0.5 एन के साथ है मगर इसकी वैल्यू देखें तो डिकेइंग हो रही है, और डिके कितना तेजी से हो रहा है कितना स्लो हो रहा है डिपेंड अपॉन दिस वैल्यू जो कि एन के साथ है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फिर एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब यहाँ पर आपके पास बीटा के साथ कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि जे या आई लिखा जाता है, आयोटा इंडिकेट्स के वहाँ पर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होता है वो भी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ पर हमारे पास जो साइनोसॉइडल्स हैं उसको हम जो ब्रेकअप किया जाता है यूजिंग दी यूलर आइडेंटिटीज, वो इन एक्सपोनेंशियल्स में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, for r value of n, sample of this signal lie in the complex plane on a circle with a radius a। ठीक है, by Euler identities जिसे अभी डिस्कस कर रहे थे, the complex function may be expressed as a rectangular form from the complex number। ठीक है, तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम बाय यूलर आइडेंटिटी इसके बराबर है, और सिमिलरली कॉस और साइन के इंडिविजुअली इनके बराबर भी वैल्यू हो जाती है इनकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के पास, जो कि यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स का एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये ई पावर जे ओमेगा एन नॉट प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको अगर ब्रेकअप करेंगे यूलर आइडेंटिटी से फिर इसमें हो जाता है ये मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स की जो है ना वो जो ऑलरेडी हम सीखते हैं मैथमेटिक्स के कोर्स में ये चीज़ें, और एसएनएस में हम डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पर भी हमने इस चीज़ को एक देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बायोलर आइडेंटिटीज क्यों करते हैं किया हुआ है। अच्छा, अब ये इसलिए हम कर रहे हैं, देखो पहले एलिमेंट्री सिग्नल्स में पावर में से फिर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, अब हम बढ़ रहे हैं
साइनोसाइडल की तरफ। ठीक, अब साइनोसाइडल्स में कौन से साइन और कॉस होते हैं, तो साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन फंक्शन क्या होता है, वेल नोन, इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मेट उसका ये होता है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, या साइन या कॉस, जिसमें दोनों होते हैं इसमें। अभी साइनोसाइडल किसको कहते हैं, साइन और कॉस दोनों को साइनोसाइडल फंक्शंस कहते हैं। अच्छा, ए एम्पलीट्यूड साइन फंक्शन हो गया, ये डिले फेज एंगल, और ये आगे एन पाई फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ लिखा जाता है, और यहाँ पे एन पाई लिखा हुआ, एन ओमेगा जो कैपिटल ओमेगा है, फॉर आर वैल्यूज ऑफ एन। अच्छा, वैसे जनरली हम 2 पाई एफ लिखते हैं, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा, कैपिटल ओमेगा उसका ओमेगा। तो ये क्या है, इसको कहते हैं डिजिटल फ्रीक्वेंसी, और जिसका जो मेयर किया जाता है इन रेडियंस, और फाई जो है इसको हम कहते हैं फेज शिफ्ट। ठीक है, अब डिजिटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम कह रहे हैं, एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ, जैसा मैं कह रहा था कि हम जनरल लिखते हैं साइन 2 पाई एफ प्लस 5 लिखा जाता है, मगर यहाँ पे 2 पाई एफ नहीं है, एन ओमेगा। तो यहाँ पर जो 2 पाई एफ है, इसको डिवाइड बाय करते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग क्यों, क्योंकि हमें पता है जब हम कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में आते हैं, तो हमेशा जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, और जो कंटिन्यूस टाइम में जो सिग्नल है, उसको सैम्पल किया जाता है किसी न किसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो जब उस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम कहते हैं कैपिटल ओमेगा, और इसको कहा जाता है, जो आपके पास है, इसको हम डिजिटल फ्रीक्वेंसी का नाम कह रहे हैं। ठीक, और इसको कहा जाता है, ये एफ सिंपल है, इसको कहते हैं एनालॉग फ्रीक्वेंसी। अब इसको मजीद अब यहाँ से इसको मजीद अभी देखते हैं, ये आपके सामने इसमें नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, वो के नंबर ऑफ पॉइंट्स है कितनी है। ठीक है, और ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, ये मिसाल लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है, ये एक एनालॉग एक साइकिल हो गया, और इसी का इन्वर्स, इसका जो ड्यूरेशन होगा, ठीक है, इसको इन्वर्स करेंगे तो आपको एफ सिंपल मिलेगा, जिसको हम एनालॉग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है, जहाँ पर तो आपके पास एक जनरल एग्जांपल दिया होता है, यहाँ पर एक ऐसी कोई देखें, तो ये जो है 3 साइन एन पाई अपॉन 8 जो है, इसको ड्रा किया हुआ है। ठीक है, एन पाई अपॉन 8, और उसका एम्पलीट्यूड में 3 है, पी पीक वैल्यू। अच्छा, अब फेज शिफ्टिंग के साथ जो है, ये साइन वेव्स को एक सिंपल इसको प्लॉट किया हुआ है, फिर इसको फेज शिफ्ट के साथ प्लॉट किया हुआ है। ठीक, इजीली अंडरस्टैंडेबल चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आती है, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ डिजिटल साइनोसॉइडल सिग्नल्स, या जिसको हम डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल या सीक्वेंस करें। जिस तरह हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कह रहे थे सीक्वेंसेस, तो इसी तरीके से जो डिजिटल सीक्वेंसेस हमारे डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंशियल साइनोसॉइडल में बनेंगे, उनकी पीरियोडिसिटी होगी या नॉन पीरियोडिक होंगे। तो कंपेयर टू द एनालॉग काउंटर पार्ट, डिजिटल साइन एंड कोसाइन सिग्नल्स आर नॉट ऑलवेज पीरियोडिक सीक्वेंसेस। ठीक है, ये पॉइंट क्या कर रही है कि जिस तरह हमारे पास साइन और कॉस हमेशा पीरियोडिक होते हैं ना एनालॉग फॉर्म में, तो डिस्क्रीट में जब हम इसको करते हैं, डिस्क्रीट टाइम में सैम्पलिंग के पास, ये हमेशा साइनोसॉइडल, ये हमेशा पीरियोडिक नहीं होते, ये नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं और पीरियोडिक भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये मेजर पॉइंट है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, कि कंपेयर टू एनालॉग, मतलब एनालॉग के मद्देनजर रखते हुए, जो एनालॉग में जो साइन और कॉस, इनको दोनों को हम साइनोसॉइडल कहते हैं, ये होते हैं पीरियोडिक। मगर जब इनको हम सैम्पलिंग करने के बाद यहाँ पर डिजिटल सीक्वेंस में लेके आते हैं,
तो वो हमारे हमेशा पीरियाडिक नहीं होते। ठीक है, ये है मेजर पॉइंट। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि भाई मतलब वो डिजिटल सीक्वेंसेस को कब हम कहेंगे कि पीरियाडिक है, कब हम कहेंगे नॉन पीरियाडिक है, सवाल ये पैदा होता है ना। तो उसकी एक कंडीशन दी हुई, दीज फंक्शंस आर पीरियाडिक, मतलब डिस्क्रीट टाइम में वो साइन और कॉस जो सैम्पलिंग करने के बाद हमारे पास सामने आए हैं वो तब पीरियाडिक हैं व्हेन 2 पाई अपॉन w is the ratio of integers n upon m। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भाई n अपॉन m क्या है, 2p तो चलो 2 पाई अपॉन ओमेगा बात समझ में आती है, ठीक है, और ये n अपॉन m कहाँ से चीज आ गई। तो ये देखो अगले पॉइंट, when 2 pi upon omega is equal to n over m। तो n यहाँ पर जो होता है वो है n is the number of samples in the digital period and m is the number of analog cycles that elapse while n samples are collected। बात शायद हो सकता है कि आपको अभी भी पढ़ लेना पड़ेगा। n is equal to number of samples in the digital period। अब इसको मैं यूं कहूँ कि मैं एक साइन का यहाँ पर मैं बल्कि एक अगली तस्वीर में आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये नंबर ऑफ सैंपल्स हो गए। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस साइकिल तक जितने मिसाल और मैंने सपोज किया कि मैं इतने हद तक पहले ले रहा हूँ, तो जितने भी आ गए ये हो गया हमारा n। ठीक है, क्यों n मैंने पहले सिग्नल को यहाँ तक कंसिडर किया है, और m क्या है, इज द नंबर ऑफ एनालॉग साइकिल्स। मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ से लेके ये ले रहा हूँ तो एनालॉग साइकिल कितना हुआ, 1 हो गया, तो इट मीन्स m इज इक्वल टू 1, और n कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो n अपॉन m के हिसाब से 17 ओवर 1। तो इट मीन्स ये जो हमारा है पीरियाडिक है। ये वही बात कर रहे हैं कि when 2 pi upon omega is equal to n over m, तो n इज ठीक है, n और m आप यकीनन समझ में आ गया होगा। एन एनालॉग फ्रीक्वेंसी f, जिस तरह कह रहे थे ना, एनालॉग फ्रीक्वेंसी f in hertz is related to its corresponding digital frequency omega in radians through the equation। ठीक है, तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी और एनालॉग फ्रीक्वेंसी का जो आपस में ताल्लुकात है, या जिसको आपस में इनका रिलेशन है, वो इस तरह का है। उसको हम ये जो ओमेगा है ना, वहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पर भी ठीक है, ये ओमेगा और ये भी ओमेगा है। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके हिसाब से डब्ल्यू, इसको हम कैपिटल ओमेगा कहते हैं, और वो जो ओमेगा होता है हमारे पास, वो जो एक नॉर्मली हम जिसको ओमेगा कहते हैं, ये स्मॉल ओमेगा होता है। ठीक है, 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय एफ एस, ये है इन डिजिटल फ्रीक्वेंसी और जो एनालॉग फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेशन। और डिजिटल फ्रीक्वेंसी को आपने यकीनन देख लिया होगा। अच्छा, अब आपके सामने ये दो डिफरेंट जो है साइनोसाइडल ही दिया हुए हैं, और दोनों को एक क्या है, साइन n 4 पाई अपॉन 7, और दूसरा है साइन
n 13/7 इसको ड्रा किया हुआ ये और इसको ड्रा किया हुआ है ये। अब यहाँ पर तो मिसाल तौर आप नोट कर सकते हैं कि ये देखो तकरीबन हम इस पॉइंट से देखें, एक्जेक्टली सेम पैटर्न यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ऐसा कोई हो रहा है रिपीट, यहाँ पर 0 है और फिर मुझे कहीं पे भी 0 नहीं मिला, तो ये हमारा नॉन पीरियाडिक है, ये हमारा पीरियाडिक है। ठीक है, ये तो हो गया हमने विजुअली। तो मैथमेटिकली इसको कैसे देखेंगे? ठीक है, हैं दोनों साइन वेव्स मगर डिफरेंट वो फ्रीक्वेंसीज पे, इसको सैम्पलिंग वेव्स को वो क्या हुआ है, तो मैथमेटिकली इसको देखने का हम आगे देखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि दोनों साइंस को डिफरेंट फिर वो जो वैल्यूज के साथ प्लॉट किया हुआ है, तो एक रिपीटिंग है दूसरी नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वाली आपको यहाँ पे खुद ही नजर आ रहा है और नॉन रिपीटिंग भी ग्राफ करके नजर आ रहा है। अब इन चीजों को हमें प्रूव करना है यूजिंग दी मैथमेटिक्स। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ए डिजिटल सिग्नल इज डिफाइंड एज, डिजिटल सिग्नल मिसाल और एक सिंपल दिया हुआ है x of n is equal to cos 2n। ठीक है, इज दिस ए डिजिटल सीक्वेंस पीरियोडिक? क्या ये डिजिटल सीक्वेंस जो cos 2n है पीरियोडिक है? अगर है तो फाइंड द फर्स्ट 8 एलिमेंट्स इन दिस सीक्वेंस, मतलब पीरियोडिक है या ना हो, इसकी पहली 8 वैल्यूज जो है ना उसको प्लॉट करना है, हमें मालूम करनी है। तो क्या फॉर्मूला है कि आपके पास 2 पाई अपान ओमेगा वो बराबर होना चाहिए एक n अपॉन फॉर्म। इट मीन्स कि ये जो है यहाँ पर रेशनल नंबर हो कोई भी, ठीक है, नॉट के इरेशनल नंबर हो। तो पहले क्या करेंगे, 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, जो n के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो ओमेगा है, तो 2 पाई अपान जैसा ओमेगा इज इक्वल टू 2 हो गया क्योंकि ये इसके साथ लिखा हुआ है। तो n के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कैपिटल ओमेगा के लेते हैं, और 2 पाई अपान ओमेगा के हिसाब से इसकी वैल्यू आई है 2 पाई ओमेगा पाई। तो पाई एक इरेशनल नंबर है और इसको इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट पीरियोडिक, मतलब नॉन पीरियोडिक। और यहाँ भी हमें नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर हमने 8 पहले सैंपल लिए, हालांकि cos 2n है मगर फिर भी अगर एनालॉग की बात करते तो यहाँ पर ये पीरियोडिक होता, मगर यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ गई? सिमिलरली एक और कॉस की वैल्यू लिए और उसको भी चेक करना है क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है। अगेन वही फॉर्मूला, यहाँ पर n के साथ कौन सी वैल्यू है, 4 पाई अपान 5 जो कि बराबर किसके हो गया, ओमेगा के, और फार्मूला क्या है, 2 पाई अपान ओमेगा। तो 2 पाई अपान ओमेगा को इसमें हम देखेंगे तो ये बन जाएगा 5/2। ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय हो गया 4 पाई अपान 5। तो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है न्यूमरेटर में चली जाएगी, पाई पाई में खत्म, ये 1 टाइम और यहाँ पर 2, तो ये 5 ऊपर ये 2 नीचे आ जाएगा। तो 5/2 आपके सामने इसकी आ गया। और ये अगर देखा जाए तो एक रेशनल नंबर है, मतलब दो इंटीजर्स का रेशियो है, 5 इंटीजर 2 इंटीजर जो कि रेशनल है। ठीक है, रेशनल है तो इस वजह से इसको हम एज ए रेशियो ऑफ टू नंबर्स n/m में फॉर्म में लिख सकते हैं, और देयरफॉर दिस डिजिटल सीक्वेंस इज पीरियोडिक। और when n is equal to 5 means sequence repeats every 5 samples, and m is equal to 2 means these 5 samples are collected over 2 complete cycles of the analog being sampled।
अब मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 कितना है 5। अब पहले जो 5 वैल्यूज हैं यहाँ पर इसने लिए हुए हैं 1 2 3 4 5 0 1 2 यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आई इट मीन्स n इज इक्वल टू 5 जो कि 5 सैंपल्स लिए हुए हैं जो 4 तक आएंगे, ये लिए गए हैं व्हेन वेयर n इज इक्वल टू 5 मीन्स कि 5 रिपीट एवरी 5 samples and m2 means these 5 samples are collected over 2 complete cycles of analog frequency। ठीक है, जिस तरीके से एनालॉग फ्रीक्वेंसी अपने साथ यहाँ पर ये है और उसके भी कुछ ना कुछ कनेक्शन कुछ बनेंगे, तो ये 5 सैंपल्स जो हैं एनालॉग फ्रीक्वेंसी के 2 कंप्लीट साइकिल्स पे लिए गए हैं। तो इसको मैं यूं कहूँ क्रॉस वेव कुछ इस तरीके की होती होगी, तो उसका एक साइकिल यहाँ पे पूरा हुआ होगा और दूसरा साइकिल भी कुछ इस तरीके से, ये एक साइकिल कंप्लीट, यहाँ पर दूसरा साइकिल कंप्लीट। तो ये पहली वैल्यू और इसमें टोटल सैम्पलिंग की होगी 5 सैंपल लिए होंगे। एक मिसाल एक ये लिया, दूसरा सैंपल ये लिया, तीसरा यहाँ पे कहीं लिया, चौथा यहाँ पे कहीं लिया, पांचवा ये लिया होगा। तो ये जो 2 साइकिल्स है ना उसमें 5 साइकिल्स में 5 सैंपल्स में ये 2 साइकिल्स एनालॉग फ्रीक्वेंसी के कंप्लीट किए गए। तो ये हो गया इस तरीके से। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। ये फिगर इतनी शायद अच्छी नहीं बनी हुई मगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मजीद इसके एग्जांपल करते हैं जहाँ पे हमें चीज़ें ओके। तो यहाँ तक ये मजीद एग्जांपल्स तो नहीं मैंने इसमें किए। अब ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इसको और इसको ज़रूर जो चीज़ कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे पता लगाना है ये हम यकीनन यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि पीरियडिक है नहीं है और ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, जब बेसिक एलिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए जिसमें हमने यूनिट स्टेप डेल्टा मतलब इसको इम्पल्स यूनिट स्टेप उनका आपस में रिलेशन, फिर हम रैंप सिग्नल, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशियल स्पेशल है जो सॉरी पहले पावर सिग्नल उसका स्पेशल केस जो है वो एक्सपोनेंशियल, फिर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, फिर साइनोसाइडल में रिपीटेड है या नहीं है इसको हमने देख लिया। ये बेसिक एलिमेंट सिग्नल। फिर आती है, अब यहाँ ये टॉपिक बेसिक एलिमेंट्स का खत्म हो गया। अब जिस तरीके से हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स क्लासिफिकेशन, इस तरीके से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के जो है वो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं जो क्लासिफिकेशन उनके मैथमेटिकल जो फॉर्म देखेंगे या किस चीज को क्या हम कहते हैं। सबसे पहला जो क्लास इसमें है एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। एनर्जी सिग्नल्स कौन से कहते हैं? मैथमेटिकली जो भी सिग्नल है उसका मॉडुलस लें, उसका स्क्वायर करें और फिर ओवर द होल वैल्यू ऑफ एन, जिसके लिए वो फंक्शन, जिन एन की वैल्यूज के लिए वो फंक्शन डिफाइंड है, उन सब एन वैल्यूज पे उन सब का सम लें और वो वैल्यू सम लें और वो वैल्यू कोई भी फाइनाइट वैल्यू आए। एनर्जी सिग्नल E कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जब इफ E इज फाइनाइट देन x ऑफ n इज कॉल्ड एनर्जी सिग्नल और एनर्जी सिग्नल्स का पावर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। बात समझ में आई या नहीं? अगर मैं सिंपल यूं कहूं कि
ये सिग्नल है एक्स ऑफ एन, सिर्फ 1 2 3 4 5 एन तक ये डिफाइंड है। हर एन की वैल्यू मिसाल और 1 1 है, एम्पलीट्यूड फिक्स रखा हुआ है। तो एक्स ऑफ एन का मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस मीन पॉजिटिव, तो वो होगा इसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए अगेन मॉड लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, अगेन वही 1 आएगा, तो वो भी ऐड करूंगा। इस तरीके के 5 तक n की जो 5 वैल्यूज है टोटल यहाँ पे डिफाइंड, तो उन 5 वैल्यूज के लिए मैं सारा ये वैल्यू निकालूंगा। और मैंने एक कैलकुलेट किया तो ये आया 5, ये आया 5, तो इट मीन ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। ये एक लिमिटेड वैल्यू है, तो इसको हम कहेंगे एनर्जी सिग्नल। इसके बरक्स और इसका पावर 0 होगा। इसके बरक्स अगर ये इनफाइनाइट आता, इनफाइनाइट किस केस में आता, जब ये वैल्यूज भी इनफाइनाइट तक एन की वैल्यू चलती रहे, ठीक है, तो फिर ये कहलाएगा पावर सिग्नल। ठीक है, जब एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी तो पावर, और पावर को सिग्नल का जो फॉर्मूला है वो ये है 1/n 2n+1 और -n से लेके +n तक। अगेन सारे वैल्यूज हम निकालेंगे मॉड वगैरह के तरीके से, और n कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू हो तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है हमारा, और इस सारी वैल्यू निकालने के बाद हमारा पावर लिमिट कोई भी एक इनफाइनाइट वैल्यू ना हो, कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू हो, बेशक कितनी बड़ी हो, अगर फाइनाइट हो तो उसको हम कहेंगे पावर सिग्नल। देखो ये पावर और एनर्जी सिग्नल को मैं वैसे भी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और पावर सिग्नल्स का जो एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो एनर्जी और पावर सिग्नल्स यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ यकीनन जो पावर सिग्नल कौन से होंगे, जिनकी एनर्जी जो है इनफाइनाइट होगी, और जिनकी अगर एनर्जी ये वैल्यू फाइनाइट आती है। और वो किस केस में बनता है, जैसा तो बहुत सारे इनफाइनाइट टाइम नंबर ऑफ एंड्स के लिए जो वो एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे केसेस में हमारे पास वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल कहलाएगा। पीरियाडिक और पीरियाडिक बहुत सिंपल है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक खास पैटर्न के बाद रिपीट करें वो पीरियाडिक, जो नहीं करते वो अपीरियाडिक सिग्नल्स होते हैं। इवन ऑड या सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, जब सिग्नल्स को x -n करें, फ्लिप करें ओवर दी x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, तो फिर भी सिग्नल वो ओरिजिनल सेम ही बने। जिस तरह ये है, इसको मैं फ्लिप भी कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू सेम आए, एग्जैक्टली वही सेम ही सिग्नल होगा अगर उसको x एक्सिस या क्रॉस फ्लिप करूंगा। तो ये क्या होते हैं, इवन सिग्नल। और आर सिग्नल कौन से हैं, कि जब उसको हम टाइम रिवर्सल करें, मतलब फोल्डिंग उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करें एक्स ऑफ माइनस है, तो उनके एम्पलीट्यूड जो है वो रिवर्सल हो जाए। इस तरीके से ये जो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस में है और -n में यहाँ पर ये आ गया, तो ये से सिग्नल ऑड सिग्नल हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी सिग्नल्स हैं जो नीदर इवन नॉर ऑड, उसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, मतलब मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि उसके ऊपर परफॉर्म करना डिफरेंट ऑपरेशन। कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा एक होता है शिफ्टिंग वाला, दूसरा स्केलिंग करना। ठीक है, टाइम को शिफ्ट करना राइट या लेफ्ट साइड, इस तरीके से यहाँ पर आपके पास है। ए सिग्नल शिफ्टेड इन द टाइम बाय रिप्लेसिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल n बाय k, where k is the integer। ठीक है, मतलब ये कि जिस तरीके से ये सिग्नल आपको नजर आ रहा है, इसको शिफ्ट कर दिया राइट शिफ्ट, सिमिलरली इसको लेफ्ट शिफ्ट भी किया जा सकता है। तो प्लस टाइम को आगे भी, ये जो जो हमारा
शिफ्टिंग होती है, इसको ऑपरेशन को हम कहते हैं शिफ्टिंग, और मैथमेटिकली इसको हम कैसे करते हैं ये पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसको हम कैसे करते हैं कि ये मिसाल और एक्स ऑफ एन है, तो एक्स ऑफ एन में राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट को हम माइनस जितना भी शिफ्ट करना है उतनी के हम साथ शो कर रहे हैं, के एन माइनस के, तो मतलब राइट शिफ्ट एन प्लस के मतलब लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली ये ओवरऑल जो भी हम इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसी तरीके से हमारे पास फोल्डिंग, मतलब एक्स ऑफ एन जो है उस पे टाइम रिवर्सल का ऑपरेशन परफॉर्म करना, प्लस वाली वैल्यूज माइनस में चली जाएं जिस तरह के यहाँ पर है, और माइनस वाले प्लस में, तो ऐसे को हम कहते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद फिर शिफ्टिंग करें तो ये हो गया, मतलब दो फंक्शन एट ए टाइम हम प्रोसेसेस को कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं दो दफा, एक पहले फोल्ड कर रहे हैं फिर उसको शिफ्ट कर रहे हैं। अगेन ये मैं हमारे डिस्कस हुए हुए हैं डेप्थ में इन एसएनएस, और यही वही कॉन्सेप्ट वही है, और मगर यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम के लिए। अच्छा, यहाँ पर है डाउन सैम्पलिंग। डाउन सैम्पलिंग का मतलब यह है जिस तरीके से टाइम डोमेन में कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर एन के साथ जो आपके पास जो वैल्यूज हैं, जो यहाँ पर जो टाइम रिप्लेस हो रहा है एन के साथ, तो एन के साथ अगर आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्रेस हो जाता है। मिसाल और ये जो वैल्यू डिफाइंड है -7 से लेके 6, इनमें अब आपने 2n कर दिया तो ये सिग्नल कंप्रेस होके -3, ये एक्चुअल में 3.45 बन जाएगा, तो 3.5 से लेके 3 तक ये सिग्नल पूरा डिफाइन हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। और इसी तरीके से मैं n डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा, ये जो सिग्नल -7 से लेके 6 तक डिफाइन है ये कुछ और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ये उसको हम कहेंगे। इसी तरीके से इन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलिंग। टाइम स्केलिंग दिखा दिया, इस तरीके से एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, तो एडिशन की कैसे होती है? अगेन दो सिग्नल्स को पॉइंट टू पॉइंट ऐड करते हैं, और दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एंड एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है कि एम्पलीट्यूड को कम या ज्यादा करना, उसको हम इससे करते हैं। ये एक जनरल फॉर्मेट लिखे हुए हैं, और प्रॉब्लम जब होंगी तो ये उसमें आपके सामने वो वैल्यूज होंगी, इसकी कुछ ना कुछ लिखी हुई, उस हिसाब से स्केलिंग और होगी। तो यहाँ तक मैंने आपको कवर करवा लिया बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स। उन बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स के ऊपर मैनिपुलेशन का एक क्विक रिव्यू किया हमने। हाँ, आगे प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो उनमें आपको वो प्रैक्टिस भी नजर आएगी, फिर प्रैक्टिस भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब कुछ एक दफा फिर वो डिजिटल नोटेशन जो मतलब हम सिग्नल्स के नोटेशन कर रहे हैं तो उसका एक रिवीजन, ताकि वो मजीद क्लियरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि अभी हम पूरा हमारा काम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के ऊपर, तो नोटेशन पे स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि किस नोटेशन का क्या मतलब है। अच्छा, HTML डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड टू द डिजिटल सिग्नल प्रोसेस फार प्रोसेसिंग। ठीक है, जिस तरह हम अक्सर लिखा होता है कि ये 32 बिट, 64 बिट, तो प्रोसेसर्स भी एट टाइम जो है जो एक खास सीक्वेंस को प्रोसेस करते हैं, कुछ ना कुछ उसके पास स्ट्रीम एक ऑफ डिजिट बिट्स जाती है, उनको प्रोसेस कर होते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट कन्वीनियंट हाउ टू रिप्रेजेंट डिजिटल सिग्नल यूजिंग दी these codes. Instead, it's more helpful to represent it using the quantization level of each sample. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हम
डिजिटल सिग्नल जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो डिजिटल बिट्स होते हैं, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो प्रोसेस होते हैं। तो मिसाल लो यहाँ पर 3 2 1 हम क्वांटाइजेशन का टॉपिक पढ़ कर आए हैं, तो हर क्वांटाइजेशन में लेवल में नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से एक कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। अगर मिसाल लो ये वैल्यू है, इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल 0 1 वैल्यू दी हुआ है, इसको मैंने 0 0 वैल्यू सपोज करंट दिया हुआ है, तो कोई ना कोई क्वांटाइजेशन लेवल दी होगी। इसी तरीके से हर सैंपल की कोई ना कोई क्वांटाइजेशन लेवल होगी। मिसाल तो ये क्वांटाइजेशन वाले टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं। तो a digital signal is given the notation x of n to indicate that it has the values only where samples are taken। तो x of n इंडिकेट क्या करता है, जिस तरीके से हम नॉर्मली लिख रहे हैं ना x of n, तो x of n जिन जिन सैंपल्स पे जो वैल्यूज दी गई हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नॉर्मल सी बात। where n integers where n marks the number of samples taken at a time t is equal to nts, where ts is equal to sampling time। ठीक है, हमेशा हम एनालॉग से डिजिटल में सिग्नल कैसे करते हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का एक टाइम जो इनवर्स होता है वो सैम्पलिंग पीरियड होता है। ये इंडिकेट क्या करता है कि दो सैंपल्स के दरमियान, जो मिसाल लो एक सैंपल मैंने दिया, दूसरा सैंपल मैंने, इस दोनों के दरमियान जो टाइम कितना गैप होगा वो ये टीएस शो करता है। और उस गैप को जो नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं वो एनटीएस से शो होता है। तो इसको जो अभी आपके पास इसका मैंने सिग्नल आगे जनरेट किया हुआ है, तो उसमें अब ग्राफिकल फॉर्म में वो नजर आएगा। ठीक है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का आपके सामने आ गया, वही शिफ्टिंग वाले मैनिपुलेशन वाला। और ये टाइम स्केलिंग अप एंड डाउन दोनों हो सकती है। ठीक है, और ये दोनों एक साथ भी काम होते हैं, मतलब लेफ्ट शिफ्ट भी हो रहा हो, टाइम स्केल भी हो रहा है, टाइम डाउन स्केल भी हो रहा हो, ये दोनों एक साथ भी काम हो सकते हैं। आगे ठीक है, एक सिग्नल है, ये जो है ना मिसाल दो, ये दोनों, इसको हम कहते हैं टी एस। ये जो गैप है टी एस से डिफाइन होता है, कितना होना चाहिए। मिसाल दो, अब फॉलोइंग एक्स ऑफ जीरो पे, ये जो एक्स ऑफ जीरो है, एक्स ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी है 0.25, ये 0.25। एक्स ऑफ वन पे वैल्यू कितनी है पॉइंट्स तकरीबन, अच्छा ये तो 0.75 है, मगर यहाँ पर एक्स ऑफ 5 की वैल्यू देखें तो ये कितनी है 0.5। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि किस सैंपल को डिजिटल नोटेशन में हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये ओवरऑल सिग्नल क्या है एक्स ऑफ एन, इसको एक बिट जो है डिजिट जो सैंपल शिफ्ट किया हमने -1 से, तो ये सिग्नल कैसे हो गया, जो जो 1 पे वैल्यू थी वो अब 2 पे आ गई, जो 2 पे थी वो 3 पे आ गई। इस तरीके से सारी वैल्यूज एक एक स्टेप आगे चली गई, राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा लेकिन, और इसको लिखा कैसे गया, सिर्फ एक्स ऑफ एन माइनस वन। तो हम कहेंगे इस ये जो ऊपर वाला एक्स ऑफ एन है, इसका क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से इसी को सिग्नल को 2 टाइम शिफ्ट कर देंगे, तो अब वो मैनिपुलेशन यकीनन समझ में आ चुकी होगी कैसे हो रहा है, कि हर वैल्यू 2 शिफ्ट लेके आगे चला गया होगा। जो 9 पे थी वो 11 पे वैल्यू होगी, और ये आपके सामने आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सिग्नल है जो ओरिजिनल एक्स ऑफ एन है, ये अब यहाँ पर कंप्रेस हो चुका है। मगर अभी भी नोट करें तो आपको वही वैल्यूज सिग्नल में मिलेंगी जो आपकी थी। मिसाल दो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x, ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, x0 की वैल्यू क्या है 0.25, तो यहाँ पे x0 की वैल्यू कितनी है 0.25। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं, अगर यहाँ पर मैं पुट करूँ n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा x ऑफ 2, x ऑफ 2 की वैल्यू क्या है
यहाँ पर एक्स ऑफ टू की वैल्यू एक्स ऑफ एन में ओरिजिनल सिग्नल में क्या है 0, तो इट मीन्स एक्स ऑफ टू एन के डोमेन में जो n इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया ना यहाँ पर तो एक्स ऑफ टू एन में जब n 1 पुट करते हैं तो उस टाइम यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी एंड सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो एक्स ऑफ 4 की वैल्यू जो ओरिजिनल एक्स ऑफ n में कितनी है, कुछ ये है 0.35। तो यहाँ पर वो एक्स ऑफ टू वाले सिग्नल में वो एक, क्योंकि उस टाइम n इज इक्वल टू मैंने पुट किया ना, तो उस पे आ जाएगा ये एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये पूरा सिग्नल कंप्रेस होके यहाँ पर आ गया, तो इसको हम टाइम स्केलिंग कहेंगे एंड सिमिलरली 3n एंड सो ऑन। तो बेसिकली मेरे सिग्नल मैनिपुलेशन और डिजिटल सिग्नल नोटेशन के साथ अब हमारा ये टॉपिक बेसिक वो एंड होता है। अब हमारा है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस या बेसिक सिग्नल्स। अच्छा ये क्यों करते हैं, ये इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम जो है ये हमारे लिए इसलिए कि हमारे जो बहुत सारे सिग्नल्स हैं, हम जो प्रैक्टिकल सिग्नल्स होते हैं या जनरल जो भी सिग्नल्स होते हैं उसको हम हमेशा पहले बेसिक सिग्नल्स में उसको कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और फिर उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा there are the combination of basic functions. This gives flexibility in defining digital signals. ठीक है, कि डिफरेंट डिजिटल सिग्नल्स को हम इन टर्म्स ऑफ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक सिग्नल्स बनाकर हम उसको लिख सकते हैं और फिर हम उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। टू इवोल्यूट ए कंपोजिट फंक्शन ईच बेसिक फंक्शन, मतलब कौन कौन से थे उसमें, यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, पावर, साइनसॉइडल is construct first, then the basic signals are multiplied, added or subtracted as required। ठीक, तो हम जो भी एक डिजिटल सिग्नल है या कोई भी फंक्शन, अभी इसके एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, ड्रा ए सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n u ऑफ 3 माइनस n, मतलब एक x u ऑफ n है, फिर x u ऑफ एक u ऑफ n है, दूसरा u ऑफ 3 माइनस n, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले हम क्या करते हैं और उसको हम कह रहे हैं x ऑफ n। तो बेसिक एलिमेंट सिग्नल कौन से हैं, यहाँ पे u ऑफ n। तो पहले u ऑफ n का हमें पता है कि u ऑफ n वो है जिसमें फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इट्स एम्पलीट्यूड इज 1, फॉर वो आपके सामने, और फॉर n लेस देन 0 इट्स वैल्यू इज 0। तो u ऑफ n आपके सामने ये ड्रा हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, u ऑफ 3 माइनस n। तो इट मीन्स कि यहाँ पर पहले टाइम रिवर्सल भी और फिर साथ ही साथ टाइम शिफ्टिंग भी है इसमें। तो वो हमने यहाँ पे परफॉर्म करके किया तो सिग्नल आपके सामने ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि x ऑफ n जो एक्चुअली है वो उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। तो 4 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियस सी बात है 0 को किसी के साथ भी, ये सारी वैल्यू 0 है और यहाँ तक मैं 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएंगे, तो वो आपके सामने यहाँ पे सारे 0। अच्छा 0 पे और n इज इक्वल टू 0 पे ये भी 1 है ये भी 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। एंड इसी तरीके से ये n 1 2 3 तीनों पे 1 1 है, यहाँ पे भी 1 2 3 तीनों पे 1 1 है, तो इट मीन ये भी 1 2 3 यहाँ पर 1 1 बन जाएगा। अच्छा बल्कि ठीक है ये 3 हो गया। अच्छा यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 पर यहाँ पर तो वैल्यू 1 है मगर यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर अगेन 0 हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन आपके सामने बना है ये है x ऑफ n जो कि
इसको हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और इसका अगर हम अगेन इसको हम इम्पल्स फंक्शन में लिखना चाहें तो ये जो फंक्शन है इसको हम इम्पल्स के फॉर्म में ये आ जाएगा, और ये हम पहले ही इस तरीके से हम कर चुके हैं, x of n minus 1 and into n minus 3। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा, लेकिन कंपोजिट फंक्शन का एक और एग्जांपल है जो कि हम करेंगे, वो क्या है कि x of n इज इक्वल टू e पावर माइनस 2n u of n। तो u of n किसके लिए एग्जिस्ट करता है, हमेशा n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इट मीन्स n लेस देन आर इक्वल टू 0 की वैल्यूज हमेशा 0 ही होंगी। तो ये तो हमें पहले से आइडिया हो गया। ठीक है, फर्स्ट ड्रा टू बेसिक e पावर 2n को ड्रा करना है, फिर un को ड्रा करना है, देन मल्टीप्लाई, जिस तरह पीछे हमने एग्जांपल में किया था ना, एक्जेक्टली इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसमें आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्टली आए, u of n has the effect of turning on the other function at n is equal to 0। नॉर्मली जिसके साथ जिस भी फंक्शन के साथ मिसाल लो x, ये एक्सपोनेंशियल है या और नेगेटिव, इट मींस ये हमेशा कोई डिकेइंग में ही होगा। और जब हम कह रहे हैं कि u ऑफ n इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो इट मींस कि लेट n लेस देन 0 पे जो भी हैं वैल्यूज हैं उन सब पे ये 0 होगा इसकी वैल्यूज, और बाकी इसका जो डिकेइंग फंक्शन है अगर देखेंगे तो वो किस पे होगा, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे। तो हम ये पुट करेंगे वैल्यूज e पावर माइनस 2 पहले n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, en की वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएंगे तो उसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड आता जाएगा, और हर सैंपल पे और रखते जाएंगे और आपके सामने ये सिग्नल ड्रा हो जाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन का एक और ये सिग्नल हमने किया एंड सो ऑन। एक एग्जांपल आपके सामने एक और ड्रा की हुई है, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड यहाँ पर और भी मल्टीपल सिग्नल्स आपके सामने किए हुए हैं जो कि और भी कॉम्प्लेक्स है। पहले क्या है इसमें 0.5 e पावर ये है जो कि ये ड्रा हुआ है, फिर ये जो पूरा एक फंक्शन है फिर ये ड्रा हुआ है, और फिर तीसरा जो पार्ट है ये u ऑफ n। ठीक है, 3 सिग्नल्स हैं, इन तीनों के आपस में क्या है मल्टीप्लीकेशन, आखिर में जाके ये सिग्नल बनेगा। तो ये कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शन जो कि बेसिक सिग्नल्स की मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या डिवीजन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम करते हैं जनरेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स के, किसी तरीके से डिजिटल सिग्नल्स को हम जनरेट किया जाता है टाइम डोमेन से, जो कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में। तो assume we have a DSP system with a sampling time interval of 125 microseconds. Convert each following signal x of t to a digital signal। अब ये कौन सा है x of t है, x of t is equal to 10 e power minus 5000 t u of t, और नीचे भी एक सिग्नल दिया हुआ है 10 sin 2000 pi t u of t। Determine and plot the sample values from each obtained digital function। मतलब इनको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में, विच टाइम इंटरवल सैम्पलिंग टाइम इंटरवल। तो सैम्पलिंग टाइम इंटरवल से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा t इज इक्वल टू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और t इज इक्वल टू जो कि है बराबर किसके n t s, जो कि ये टाइम सैम्पलिंग टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n t इज इक्वल टू 10 e पावर 5000 मल्टीप्लाई बाय t को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, जो सैम्पलिंग टाइम है माइक्रो से पहले सेकंड में कन्वर्ट किया और n रख दिया। ठीक है, क्यों, t इज इक्वल किसके बराबर है, t इज इक्वल टू n t s।
तो यहाँ पर जो टी एस है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इट मीन जहाँ पर भी टी टी लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है एन और टी एस की जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पर भी वही एग्जैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर भी वो किया तो हमारे पास ये बन गया 10 e पावर माइनस 0.625 एन यू ऑफ एन। ठीक है, और नीचे भी सिमिलरली इसी तरीके से किया तो आपके पास सिग्नल आ गया। ये इसकी प्लॉटिंग हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले मिसाल तो एक टाइम सिग्नल कुछ इस तरीके से था, तो इसका 125 नैनो माइक्रोसेकंड की सैम्पलिंग के साथ ये सिग्नल्स को ड्रा किया और उनकी वैल्यू जो जो भी आती गई ये देख रहे हैं, इसको हम t इज इक्वल टू, एक्चुअल में टाइम स्केल है, कंटिन्यूस टाइम में वो हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, मगर यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक टाइम्स के लिए, जो कि 125 253 75 500 625 एंड सो ऑन, इन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। और ये टाइम्स इसको हम कह रहे हैं सैम्पलिंग पीरियड के डिफरेंस के साथ, और ये सैम्पलिंग पीरियड क्या है, एक्चुअली में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये आपके सामने दूसरा सिग्नल है, उसका भी इसी तरीके से प्लॉट किया हुआ। तो ये पूरा लेक्चर था, जिसमें हमने आज कवर किया है, कंप्लीट कर दिया है जो पिछले 2 लेक्चर से चलता आ रहा था हमारा सैम्पलिंग। हमने बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स को हमने देखा, सारे जितने भी हैं, और उनका नोटेशंस देखें कि क्या थे, उनके ऊपर जो मैनिपुलेशन, जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट, जो एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, ये उनके एग्जांपल्स देखे। तो इसी के साथ हमारे सिग्नल्स और फिर कंपोजिट फंक्शन हमने देखा, सीखे, उनकी प्रैक्टिस की काफी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर हम खत्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिजिटल सिस्टम या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को क्लासिफिकेशन। अब क्या है, क्योंकि ये हो गए सिग्नल्स, और सिग्नल्स को हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस लिखा है। अब ये सिग्नल्स किसी न किसी सिस्टम में इनपुट जाते हैं, फिर उस सिस्टम में वो प्रोसेस में फिर आउटपुट आता है इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स। तो वो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस सिस्टम्स की क्लासिफिकेशंस क्या है, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक जो भी क्यूरीज आ वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।